हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब मेरे बच्चे? ठीक ठाक? ओके, चलो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5th का चैप्टर नंबर 2। ओके, घाघ और भेड़ुरी। इसमें क्या है बच्चे कि आकाश में काले बादलों को देखकर आप भी कहते होंगे अब बारिश होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी महापंडित हुए हैं जो पशुओं पक्षियों के व्यवहार को देखकर मौसम की भविष्यवाणी कर देते थे। ऐसे ही एक महापंडित थे घाघ, जिनके बारे में हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। ओके। कई वर्षों पहले घाघ नाम के एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिषी यानी कि जो भविष्य देख सकता है उसको ज्योतिषी बोलते हैं। ओके। नक्षत्रों के अनुसार जो अच्छे बुरे समय के होने की भविष्यवाणी कर देते हैं उसको ज्योतिषी बोलते हैं। वे पोथी पत्री वाले ज्योतिषी नहीं थे, वे केवल आकाश और पशु पक्षियों की चाल ढाल को देख कर बता देते थे कि वर्षा होगी या नहीं। जैसे सारे ज्योतिषी नक्षत्र की या पोथियाँ वोथियाँ पढ़कर फिर भविष्यवाणी करते थे, ऐसे वो ज्योतिषी नहीं थे। वो तो जो लाइव पशु पक्षी थे, जो जिंदा पंछी थे, उनकी चाल ढाल को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर बता देते थे कि वर्षा इस साल होगी कि नहीं होगी। ओके। उसी के आधार पर वह देश में अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी भी कर देते थे। इसी भविष्यवाणी के आधार पर वह बता देते थे, भविष्यवाणी कर देते थे कि देश में इस बार अकाल होगा या सुकाल। अकाल यानी कि जिस साल बारिश ना हो, सूखा हो, उसको अकाल बोलते हैं। और सुकाल यानी कि जिस साल बहुत ज़्यादा बारिश हो और सब कुछ बाढ़ आए, जैसे कि उसको सुकाल बोलते हैं। जिसमें ज़्यादा ही बारिश हो, ज़रूरत से भी ज़्यादा, उसको सुकाल बोलते हैं। ठीक है। उन दिनों मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र तो थे नहीं, इसलिए इस विद्या का बड़ा महत्व था। फिर भी घाघ को अपने जन्मभूमि में वह मान सम्मान नहीं मिलता था जो इतने बड़े ज्योतिषी को मिलना चाहिए था। दुखी होकर घाघ अपनी जन्मभूमि छोड़कर धारा नगरी चले गए। राजा भोज राज करते थे। धारा नगरी में राजा भोज राज करते थे। वे बड़े दयालु थे और गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने घाघ का स्वागत किया और उन्हें राज ज्योतिषी का पद देकर अपने यहाँ रख लिया। राजा भोज के दरबार में और भी बहुत ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि एक बाहरी आदमी राजा का कृपा पात्र बन गया है तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई। कृपा पात्र बनना यानी कि कृपा पाने के योग्य होना, उन लोगों को ये देख के बहुत ही ईर्ष्या हुई। लेकिन राजा के डर से वे कुछ कह ना सके और न ही कुछ कर सके। एक बार की बात है, 2 साल तक लगातार वर्षा नहीं हुई। लोगों को लगा कि अकाल पड़ेगा। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे वर्षा का अनुमान लगाने के लिए कहा। सभी ज्योतिषी ने अपनी अपनी पोथी पत्री देखी मिलकर विचार किया और राजा से कहा, राजन, इस वर्ष तो वर्षा का कोई भी योग नहीं है। आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने की संभावना है। राजा भोज को काटो तो खून नहीं। यानी कि राजा भोज यह बात सुनकर कि अकाल पड़ने वाला है, वह एकदम चिंताग्रस्त हो गए, सदमे में आ गए। ठीक है। अकाल तो सब कुछ तबाह कर देगा, पर वह करे तो क्या करे। वर्षा का होना
ना होना उनके हाथ में तो था नहीं कि वर्षा कोई गिरा थोड़ी ना सकता है, वह तो प्रकृति से ही गिरती है, कुदरत देती है बारिश हमको, ठीक है ना। परेशान होकर उन्होंने घाघ की ओर देखा और पूछा, पंडित जी आपकी क्या राय है। बहुत परेशान हो गए राजा। फिर उन्होंने घाघ को पूछा कि भाई पंडित जी आपकी क्या राय है। घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा। घाघ ने प्रकृति यानी वातावरण को और आसमान को गौर से देखा। गौर से देखना यानी बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। उनके अनुसार वर्षा का योग बनता था। उनके अनुसार यानी कि उनके कहने के मुताबिक वर्षा होने की संभावना थी। उन्होंने सोचा, इतने बड़े बड़े ज्योतिषी एक स्वर में कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी, इसलिए अपनी बात एकदम से नहीं कह देनी चाहिए। एक बार फिर हिसाब लगाकर देख लेना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की चाल ढाल भी देख लेनी चाहिए। बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षा होने का पहले से ही आभास हो जाता है। आभास होना यानी अनुमान होना। वर्षा होने से पहले उनकी चाल ढाल और बोली में अंतर आ जाता है। यह सोचकर घाघ ने राजा भोज से एक दिन की मोहलत मांगी। मोहलत यानी टाइम, अवकाश। घाघ जंगल में गए। घूमते घूमते उन्हें एक गधा दिखाई दिया। उसके कान नीचे लटके हुए थे। यह वर्षा का सूचक था। जब गधे के कान नीचे लटके होते हैं तो यह वर्षा का सूचक यानी कि वर्षा आने का अंदेशा था। घाघ को लगा उनका हिसाब तो सही है। कुछ सोचते हुए वे आगे बढ़े। आगे चींटियों का बहुत बड़ा दल अपने मुंह में अन्न के कण दबाए हुए तेजी से अपनी बाबी की ओर बढ़ रहा था। थोड़े से आगे गए तो उन्हें चींटियों का बहुत बड़ा दल दिखाई दिया। ये दल जो था अपने मुंह में अन्न के कण दबाए हुए तेजी से अपनी बाबी यानी कि घर की ओर बढ़ रहा था। जमीन में जो वो अपना घर बनाते हैं उसको बाबी बोलते हैं। और आगे देखा तो उन्होंने देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही है। फिर उन्होंने देखा चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ा जा रहा है। चिड़िया जब धूल में नहाती है तो उसका मतलब है बारिश जल्द होने वाली है। बच्चे देखना, आपने भी कभी देखा हो तो आप ध्यान से देखना। कभी जब बारिश होने वाली होती है ना, उसके थोड़े आगे मतलब थोड़े पहले टाइम में वह चिड़ियाएँ जो होती है अपने आप ही धूल में ऐसे ऐसे नहाती है, पंखे बिखेर के। फिर उन्हें देखा चीलों का एक झुंड भी बड़ा सा गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने गणित पर पहले से ही विश्वास था। अब वह विश्वास और भी पक्का हो गया। लेकिन दूसरे ज्योतिषों ने वर्षा न होने और अकाल पड़ने की बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि घाघ के मन में अब भी संशय था। दूसरे ज्योतिषी जो थे उन्होंने इतने विश्वास से कहा था कि भाई बारिश नहीं होगी, और बट घाघ को लग रहा था कि बारिश होगी। तो वो थोड़े से संदेह में थे, थोड़ा सा उनको शक था। उन्होंने सोचा अभी कुछ और जांच कर लेनी चाहिए। 2-4 कदम आगे बढ़ने पर उन्हें एक नाला मिला। उसके पार एक लड़की कुछ बकरियां चरा रही थी। दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी गाय भैंसे चरा रहा था। अचानक लड़की चिल्लाकर बोली, बाबा पशुओं को लेकर जल्द इस पार आ जाओ, बड़े जोर से पानी बरसने वाला है। फिर गायें नाला पार नहीं कर सकेगी, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश होगी तो नाले में पानी भर जाएगा और फिर गाय
नालक को पानी में से होके पार नहीं कर सकती है, इसलिए उस लड़की ने अपने बाबा को बुलाया। बाबा पशुओं को लेकर इस पार आ गए। उन्होंने कहा, बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होने वाली है? लड़की ने कहा, बाबा नाले में टिटहरी ने अंडे दे रखे हैं। वह घबराई हुई अंडों को उठाकर दूसरी जगह लेके जा रही है। देखो वह कितनी आवाज़ कर रही है। इससे साफ मालूम होता है कि बारिश होने वाली है। अब घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वह नगर लौट के आए। अगले दिन जब राजा का दरबार लगा तो घाघ ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, वर्षा होगी और शीघ्र होगी। राजा ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? आसमान में न बादल है न बिजली है, तब ऐसे में कहाँ से आएगा पानी? घाघ ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं कहता हूँ कि वर्षा होगी तो मूसलधार होगी। रात हुई। घाघ की निगाह आकाश पर टिकी थी। थोड़ी ही देर में चारों ओर से बादल घिरने लगे। घाघ की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ ही देर में मोटी मोटी बूंदें भी गिरने लगी। उसके साथ तो ज़ोर ज़ोर से पानी गिरा और नदी ताल तले उफनने लगे। मतलब बारिश हुई। धरती की प्यास बुझ गई। राजा का डर दूर हो गया। दादूर बोलने लगे। दादूर यानी कि मेंढक बोलने लगे। पपीहे पीहू पीहू चिल्लाने लगे। बारिश होती है तो सब खुश हो जाते हैं ना, जैसे पशु पक्षी है, सब पूरी धरती खुश खुश दिखाई देती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, है ना। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रसन्न होकर सभा बुलाई। घाघ को भी बुलाया। घाघ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखिए हमारे पशु पक्षी ऐसे यंत्र हैं जो कभी झूठे नहीं हो सकते। उन्हें ठीक से जानने पहचानने की ज़रूरत है। उनकी बोली हम भले ही ना समझे, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चाल ढाल बहुत कुछ कह देती है। राजा ने घाघ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। घाघ को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम भेडूरी था। घाघ ने भेडूरी से विवाह कर लिया। ये वही घाघ और भेडूरी है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सूक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक यानी पढ़ने वाला विभोर हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन किसानों को आज भी घाघ और भेडूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। घाघ का एक दोहा इस प्रकार है, जब बरसेगा उत्तरा नाज न खाए कुत्तरा। इसका अर्थ है यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक अन्न उगेगा, इतना अधिक अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी खा नहीं पाएंगे। ओके, चलो अभी करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। ये है कठिन शब्द के अर्थ। ये सारे अर्थ आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग से लिखनी है। ओके, देन ये मौखिक जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको लिख के PDF में भेज दूँगी। फिर राइट और रॉन्ग है। घाघ ने मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र को देखकर अकाल या सुकाल की भविष्यवाणी करते थे, तो ये रॉन्ग है। उनके पास तो मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र नहीं थे, उनके पास तो ज्ञान था कि वो पशु पक्षियों की चाल ढाल से जानते थे। इसलिए ये जो है सेंटेंस ये रॉन्ग है। ओके, फिर राजा भोज गुणी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। राइट। घाघ ने राजा भोज को बताया कि आने वाले समय में राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। रॉन्ग। उन्होंने बताया था कि वर्षा होगी और शीघ्र ही होगी, बहुत जल्द होगी, है ना। गधे के कान खड़े देखकर घाघ समझ गए कि वर्षा होने वाली है। ये रॉन्ग है।
उन्होंने गधे के कान को नीचे लटकते हुए देखा था और समझा था कि वर्षा होगी, है ना। नाले पर बकरियां चराने वाली लड़की का नाम भेडूरी था। राइट। घाघ और भेडूरी ने ऋतु संबंधी कई दोहे और सूक्तियाँ लिखी है। राइट। अभी क्या है, वाक्यों को पूरा कीजिए। घाघ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए। बाहरी आदमी के राजा का कृपा पात्र बनने से दरबार के ज्योतिषियों को ईर्ष्या होने लगी। घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। घाघ ने देखा चीलों का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ को अपने हिसाब पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको मैं PDF में साथ साथ में भेज दूँगी। ओके। देन क्या है, हाँ, पाठांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चे देखिए, ये पैराग्राफ में से इसके आंसर्स आपको होमवर्क में खुद लिखने हैं, होमवर्क की नोटबुक में। ओके। देन भाषा से, हाँ, तो भाषा से में क्या है, पाठ से 4 प्रश्नवाचक वाक्य ढूंढ कर लिखिए। वो भी आपको होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट वन जो है वो होमवर्क में करना है और सेकेंड वन जो है वो मैं कराती हूँ। देखिए, जैसे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उसमें है सम्मान तो अपमान, बाहरी तो अंदरूनी, आकाश तो पाताल, अकाल तो सुकाल, आनंद दुख, विश्वास तो अविश्वास। ओके। अभी सही उत्तर के सामने ठीक यानी कि राइट का निशान लगाइए। उसमें है फूलों का समूह क्या कहलाता है, गुलदस्ता। खिलाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, दल। लोगों का समूह क्या कहलाता है, भीड़। गाय भैंसों का समूह क्या कहलाता है, झुंड। नोटों का समूह क्या कहलाता है, गड्डी। फिर अंगूरों का समूह क्या कहलाता है, गुच्छा। ओके। देन नेक्स्ट पेज इज नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। इसमें है काटो तो खून नहीं, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है सदमे में आ जाना। ओके। इसका वाक्य प्रयोग मैंने क्या किया है, आप अपने आप से कर सकते हैं। अकाल पड़ने की संभावना से राजा भोज को कि काटो तो खून नहीं वाली हालत हुई। ठीक है। फिर ख, खुशी का ठिकाना न रहना, उसका अर्थ है बहुत खुश होना। मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर हथियार डालना तो हार स्वीकारना। अंग्रेजों ने बापू के आदर्शों के सामने हथियार डाल दिए। अक्कल भिड़ाना तो दिमाग लगाना, कुछ खेल में अक्कल भिड़ानी पड़ती है। ओके। चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। एंड हैव अ नाइस डे।